आइए दोस्तों, तो प्रवेश करते हैं एमसीक्यू की दुनिया में और इसके अंदर हम देखेंगे कि जर्नल के ऊपर इकट्ठा किए गए कुछ लगभग 50 एमसीक्यूज हैं जो आपने अगर कर लिए तो एमसीक्यू का सेगमेंट आपका पूरी तरीके से टच हो जाएगा। बहुत ही ग्रेव एमसीक्यू नहीं रखे गए हैं इसके अंदर जिसका कोई स्टैंडर्ड ना हो, कोई लेवल ना हो, जो कि कोई भी बच्चा आते जाते बता दे उसका आंसर। बट हाँ, आप कह सकते हैं कि मीडियम लेवल से एक टफ एरिया तक इस एमसीक्यू के ग्रेड को रखा गया है ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन में आपकी मदद हो सके इन लगभग 50 एमसीक्यू की मदद से। ठीक है, चलिए जी, तो फटाफट से देखेंगे। पहला सवाल है आपके सामने, व्हेन द नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मोर देन 1, एंट्री मेड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डैश जर्नल एंट्री। मतलब कि डेबिट या क्रेडिट होने वाले अकाउंट जब हैं वो एक से ज्यादा हो, एक से अधिक हो, तो उस केस में उस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम कौन सी जर्नल एंट्री कहते हैं? सिंगल जर्नल एंट्री, कंपाउंड, नॉर्मल या मल्टीपल जर्नल एंट्री? तो आपको पता है ऐसी जर्नल एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। वेरी सिंपल एंड एग्जाम का क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, When an entry is made in journal, कोई एंट्री को जब जर्नल में किया जाता है तो assets are listed for, सबसे पहले हम assets को लिखते हैं। Accounts to be debited listed for, जिस अकाउंट को हमें डेबिट करना है उसको पहले लिखते हैं। Accounts to be credited listed for, जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है उसको पहले लिखते हैं। और अकाउंट्स में भी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, अकाउंट्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, डेबिट वाले को पहले लिख दो, क्रेडिट वाले को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा था क्या कि भैया जो हम जर्नल एंट्री में एंट्री करने जाते हैं तो सबसे पहले जिसको डेबिट करना होता है उसको हम लाइन से लिखते जाते हैं और उसके बाद जिसको क्रेडिट करना होता है उसको उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, और आगे टू लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अकाउंट्स कैन बी इफेक्टेड इन अ ट्रांजैक्शन? एक ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होती है तो कितने अकाउंट्स को अफेक्ट किया जाता है? सिर्फ एक, सिर्फ दो, कम से कम दो, या फिर ऑल ऑफ दिस? मतलब सिर्फ एक का तो पॉसिबल ही नहीं, डेबिट क्रेडिट तो होगा ही होगा। सर ओनली टू आंसर होना चाहिए। गलत जवाब। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ओनली टू, सिर्फ दो। क्या दो से अधिक नहीं हो सकते? क्या बिल्कुल हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। हमने देखा कंपाउंड एंट्रीज के अंदर आपके दो से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या जवाब दोगे? बोलोगे एटलीस्ट टू, एक डेबिट एक क्रेडिट तो मिनिमम है। ज्यादा डेबिट चाहो तो कर लो अगर ट्रांजैक्शन वैसी है, ज्यादा क्रेडिट चाहो तो कर लो अगर ट्रांजैक्शन वैसी है, बट कम से कम दो तो आपको यहां पे ट्रांजैक्शन अफेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो ये भी आपका एग्जाम का सवाल था और सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो क्या होती है? पर्सनल होती है सर, नॉमिनल होती है, रियल होती है, या तीनों होती है? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप ऐसे देखते हो कि कोई भी खर्चे का अकाउंट है, अगर उसके पीछे कुछ लग गया या उसके आगे कुछ लग गया तो हम बोलते हैं वो कहां जाएगा? वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और कौन सी कैटेगरी के अंदर जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां उतना डीप नहीं गया, बट आपका जो जवाब है वो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, नॉमिनल और रियल का सवाल नहीं होता। ऑल ऑफ दी तो बेहुदा ऑप्शन था, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी अकाउंट ऐसा हो जो तीनों में जाए। ठीक है सर। नाउ सेम रूल के ऊपर अगला सवाल, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो कौन सा टाइप का अकाउंट है? तो दिस इज अगेन एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस के पीछे कुछ लग जाए या आगे कुछ लग जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होगा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कब होता? जब सिर्फ एक्सपेंस होता। रियल का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑल ऑफ द अबव तो होने का कोई चांसेस नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुडविल अकाउंट इज, गुडविल अकाउंट क्या है? इसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे, गुडविल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव? तो नन ऑफ द अबव का तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी अकाउंट है तो कहीं ना कहीं क्लासिफाई तो उसको करना ही पड़ेगा अपने को। तो बताएं पर्सनल है, नॉमिनल है, या रियल है? तो गुडविल अकाउंट क्या है? गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज अ टाइप ऑफ एसेट। कौन सा एसेट? ये एक इंटेंजिबल एसेट। और हमने देखा सारे एसेट्स जो है वो कहां आते हैं? रियल अकाउंट, बशर्ते कि वो एसेट जो है वो पर्सनल या नॉमिनल में क्लासिफाई ना होते हो। जैसे कि डेटर पर्सनल में आ जाता है, तो इसलिए हम इसको यहां पे पर्सनल अकाउंट में लेके चलते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि गुडविल अकाउंट जो है वो इन दोनों में क्लासिफाई तो होता नहीं, और ये एक प्रकार का एसेट है। तो कोई भी एसेट है वो सारे के सारे कहां क्लासिफाई होते हैं? आपके रियल अकाउंट के अंदर। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? इनमें से कौन सा जो है वो रियल अकाउंट है? सैलरी क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट क्या है सर? पर्सनल अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है सर? नॉमिनल अकाउंट। तो स्टॉक ये क्या है सर? दिस इज रियल अकाउंट, क्योंकि स्टॉक इज अ एसेट। स्टॉक जो है वो करंट एसेट के अंदर आता है और अकॉर्डिंगली ये आपका एक रियल अकाउंट कहलाता है। आगे बढ़ेंगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट? बताएं इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? तो गुडविल है, रेंट है, बैंक है और क्रेडिटर्स है। तो सभी को क्लासिफाई कर लेते हैं, अपने को आंसर पता लग जाएगा। गुडविल क्या है सर? रियल अकाउंट है। रेंट क्या है?
रेंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट क्योंकि एक एक्सपेंस है। बैंक अकाउंट क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट, वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और क्रेडिटर्स क्या है, ये भी आपका पर्सनल है और ये नेचुरल में आएगा क्योंकि ये एक व्यक्ति होगा, ये किसी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है। तो अकॉर्डिंगली योर आंसर इज बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेंट अकाउंट। नाउ ड्राइंग अकाउंट इज, ड्राइंग अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल, नॉमिनल, रियल या नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। ड्राइंग अकाउंट किसका है, तो किसी भी व्यक्ति का ड्राइंग अकाउंट होता है और उस व्यक्ति के अकाउंट दो टाइप के होते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट होगा या तो ड्राइंग अकाउंट होगा, और दोनों के दोनों किसका होता है, प्रोप्राइटर का होता है। और प्रोप्राइटर क्या है, एक आपका जीवित व्यक्ति है, और जीवित व्यक्ति है तो ये किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल अकाउंट इज, लो जी ड्राइंग के जस्ट नीचे नीचे उठ के आ गया कैपिटल अकाउंट इज, बट ये थोड़ी सी गहराई में गया है। आपसे कह रहा है बताइए, पर्सनल तो बता दिया, ये बताओ नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है या फिर ऑल ऑफ द अबव में आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल उठता ही नहीं है। नाउ किस में आना चाहिए, नेचुरल अकाउंट। अभी आपने जस्ट ऊपर देखा कि कैपिटल हो चाहे ड्राइंग हो, बोथ आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रीजन बीइंग कि दोनों के दोनों जो अकाउंट है वो प्रोप्राइटर के होते हैं, और प्रोप्राइटर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए ये किसके अंदर आता है, ये आपका आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ, ये जो रूल है ये किसका रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। ऐसा हम कहां करते हैं, ऐसा हम एसेट्स में करते हैं, मतलब रियल अकाउंट में करते हैं। सर पर्सनल का क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जो हमें रूल दिया है, ये रूल किसका है, ये है हमारे रियल अकाउंट का रूल। अगला सवाल, रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू। तो अभी मैंने आपको बताया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर किसको रिलेट करता है, रिलेट करता है आपके पर्सनल अकाउंट को। नॉमिनल और रियल की बात नहीं होगी यहां पे। अगला रूल, रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स अप्लाइज टू। ये रूल किस पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है आपके नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे ए। ठीक है सर, बहुत इजी चल रहा है, मस्त मस्त रिवीजन हो रही है। अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। अब पर्सनल अकाउंट का आपको एग्जाम्पल बताना है, इनमें से कौन सा है, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, गुडविल अकाउंट या फिर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट एक इनकम का अकाउंट है तो नॉमिनल के अंदर जाता है। इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, तो इंटरेस्ट चाहे आपका एक्सपेंस नेचर का हो, यहां लिखा नहीं है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है या इंटरेस्ट अर्नड है, बट ये है क्या, तो चाहे एक्सपेंस नेचर हो चाहे ये इनकम नेचर हो, इन बोथ द केसेस ये कहां जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। गुडविल अकाउंट आपको पता है एक प्रकार का एसेट होता है और ये किसके अंदर जाता है, ये जाता है आपके रियल अकाउंट के अंदर। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, तो हमने क्या देखा था, कोई भी एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे कुछ लग जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। और कौन सा वाला, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल के अंदर। तो डी आपका करेक्ट आंसर। नाउ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज, इसमें से बताना है आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल कौन सा है, बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट। इन सभी में से नेचुरल कौन सा है, पर्सनल तो सारे ही हैं, पर्सनल तो सारे ही हैं, आपको बताना है नेचुरल कौन सा है। तो बैंक अकाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो ये रेंट एक एक्सपेंस है जिसके पीछे कुछ लगा है, पीछे और आगे कुछ लगता है, तो उसको इसमें हम उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट, ये आपका एक संस्थान है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर एक संस्थान है तो किसी भी संस्थान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बच के गया आपका ड्राइंग अकाउंट, जो कि एक नेचुरल पर्सन का अकाउंट होगा, जिसका कि कैपिटल अकाउंट भी होता है, जो कि हमारे बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा यहां पे करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़िए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज। आपको बताना है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, डेटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने देखा आर्टिफिशियल है, मतलब डेटर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग, तो ये नेचुरल है। कैपिटल क्या है, ह्यूमन बीइंग, ये एक नेचुरल है। एक्सपेंसेस के आगे पीछे कुछ लग जाता है तो उसको इसमें उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और आर्टिफिशियल जो किसी भी संस्थान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट। पीछे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में था दिल्ली यूनिवर्सिटी अकाउंट, वो भी क्या था आपका, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आपको बताना है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल कौन सा होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउट, एक्रूड कमीशन अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान देना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, कोई भी इनकम या फिर कोई भी एक्सपेंस, इन दोनों के या तो पीछे कुछ लग जाए या इन दोनों के आगे कुछ लग जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस के पीछे कुछ लगा है,
प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस के पीछे कुछ लगा है, एक्रूड कमीशन अकाउंट, कमीशन के पीछे कुछ लगा है, तो तीनों के तीनों आपके क्या है, एक प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ, मतलब कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री नहीं करते। किसकी नहीं करते? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बताओ आप किसकी एंट्री नहीं करते? तो हमें पता है कि हम कैश डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मतलब कैलकुलेट भी करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव तो आपका होता ही रिकॉर्ड, अलाउड उसके केस में जिसका वो नुकसान है और रिसीव्ड उसके केस में जिसको वो रिसीव हो रहा है। मतलब जो आपका सेलर है वो डिस्काउंट अलाउड लिखता है क्योंकि उसका वो नुकसान है, और जो बायर है उसको डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट रिसीव लिखता है। तो ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, बट जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज शुड बी डेबिटेड टू, कंप्यूटर आपने परचेज किया है, ऑफिस में यूज करने के लिए परचेज किया है, मतलब आप कंप्यूटर खरीद के बेचने का काम आप नहीं करते हो। ठीक है ना। कंप्यूटर आपने क्यों खरीदा? क्योंकि आपको बिजनेस में इसको ऑफिस में अपने यूज करना है, आप खरीदने और बेचने का काम नहीं करते। तो ये आपका गुड्स तो नहीं हो सकता, ये क्या है? आपके प्रकार का एक एसेट है, आपके लिए एक प्रकार का क्या है? एसेट है, जिसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज करोगे। तो क्या ये ऑफिस एक्सपेंस होगा? क्या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा? तो ये एक्सपेंस नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस में नहीं जाएगा। परचेज अकाउंट में तब जाता जब ये गुड्स होता तो उसमें भी नहीं जाएगा। मिसलेनियस तब होता है जब किसी एक्सपेंडिचर को हम किसी ब्रॉड कैटेगरी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम बोलते हैं मिसलेनियस कैटेगरी में जाएगा। ऐसा भी नहीं है। ये कंप्यूटर क्या है? ये हमारे लिए एक ऑफिस का इक्विपमेंट है जो कि ऑफिस में काम आएगा ऑफिशियल यूज के लिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? ये ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट विच इज कवर्ड अंडर फिक्स एसेट अकाउंट, जो कि फिक्स एसेट का एक पार्ट कहलाता है। अगला सवाल है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग दी गुड्स एज चैरिटी। अब जब चैरिटी में आप गुड्स को देते हो तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है? तो हमने देखा था गुड्स के केस में क्या कि भैया जब भी गुड्स हमारे पास से जाता है, गुड्स जब भी हमारे पास से जाता है अदर देन सेल के रीजन से, अदर देन सेल के रीजन से, तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि परचेज में खरीदा था, परचेज में ही उसको माइनस कर देना है। तो यहां पे भी सेम चीज है कि गुड्स आपके पास से जा रहा है, चैरिटी पर्पस है, सेल पर्पस नहीं है, तो चैरिटी पर्पस से जा रहा है, तो उस केस में गुड्स आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और क्रेडिट करने में अकाउंट कौन सा यूज करोगे? तो आप यूज करोगे परचेज अकाउंट। ड्राइंग नहीं, क्योंकि कोई अपने घर लेके नहीं जा रहा। सेल नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल में इसको सेल नहीं कर रहे हो। और चैरिटी अकाउंट आपका डेबिट होता है। चैरिटी अकाउंट यूज तो होगा लेकिन वो डेबिट में होगा, वो एक एक्सपेंस है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट इसकी एंट्री होती है। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। तो नई मशीन है, उसकी इंस्टॉलेशन में आपने कुछ वेजेस पे किया। तो हमने क्या देखा था कि कोई भी मशीन जो आपके पास आई है, जब तक वो चलने योग्य ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे कहां जाते हैं? उसी एसेट अकाउंट में, उसी मशीन अकाउंट में आपको जोड़ने पड़ते हैं। तो यहां पे भी इंस्टॉल किए बगैर आप उस मशीन को चला नहीं पाएंगे। तो ये उस मशीन को पुट टू यूज में लाने से पहले का खर्चा माना जाएगा। और डेबिट करने का मतलब है कि किस अकाउंट में आप इसको जोड़ेंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट का जो नेचर है वो किस में होता है? डेबिट में जुड़ता है, क्रेडिट में माइनस होता है। तो एसेट अकाउंट में आपको जोड़ना पड़ेगा। और न्यू मशीन का कौन सा अकाउंट बनेगा? आपका मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में हम इसको डेबिट करेंगे, वेजेस में नहीं लिखेंगे, रिपेयर में नहीं लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वेजेस और रिपेयर में कब लिखते? जब ये मशीन इंस्टॉल होने के बाद का कोई वेजेस होता या बाद का कोई रिपेयर होता, तो उस केस में वो वेजेस अकाउंट या रिपेयर अकाउंट में आता, जिस भी नेचर का खर्चा होता। बट यहां पे हम नेचर नहीं देखते, यहां पे हम देखते हैं कि मशीन को चलाने के लिए कुछ खर्चा किया जा रहा है, तो उसके पहले के सारे खर्चे जो होंगे उस मशीन अकाउंट में ही ऐड कर दिए जाते हैं, मतलब डेबिट कर दिए जाते हैं। नाउ रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। तो रेंट हमने पे किया लैंडलॉर्ड को, तो किसको डेबिट करेंगे? तो हमने देखा था जब भी लैंडलॉर्ड को आप पे करो, चाहे राम को पे करो, चाहे रोहन को पे करो, चाहे किसी मर्जी को पे करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक प्रकार का क्या है? एक्सपेंस है। जब भी किसी एक्सपेंस की पेमेंट की जाती है, जैसे कि सैलरी पे करेंगे रोहन को, तो रोहन से हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब क्या है कि खर्चा क्या हो रहा है। तो वैसे ही यहां पे खर्चा क्या हो रहा है? आपका रेंट। तो डेबिट भी क्या होगा? आपका रेंट। ठीक है। जैसे कि हम किसी राम को पेमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो किसी भी पर्सन को हम तब डेबिट करेंगे जब वो एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस की वजह से पेमेंट नहीं किया जा रहा। बट अगर कोई एक्सपेंस की पेमेंट की जा रही है तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं रह जाता। हमने राम को सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने राम को रेंट दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया तो भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कोई वेजेस पे किया रोहन को तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रोहन से हमें मतलब नहीं, किसी भी व्यक्ति के नाम से मतलब नहीं, क्योंकि हमारे लिए तो मतलब क्या था? सिर्फ और सिर्फ खर्चा। हमें उस खर्चे के अकाउंट को डेबिट करना है, तो इसलिए हमारा रेंट अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नाउ ऑन सेलिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स द अकाउंट क्रेडिटेड शुड बी। आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर, बेसिकली जिसे कहते हैं ना रद्दी, बेचा है आपने, तो जब रद्दी बेचा तो आपको जो उससे पैसा आया उस
पैसे को आप क्या करोगे, उस पैसे को आप किस अकाउंट में लेके जाओगे। तो आपने कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं और ओल्ड न्यूज़पेपर बेचने से जो आपको पैसा रिसीव हुआ, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे। अगर ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचने की आपको एंट्री करने के लिए कहा जाए तो आप उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, आप उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। तो ओल्ड न्यूज़पेपर को जब बेचा जाएगा तो उसकी बताओ एंट्री क्या होगी। क्या मेरा न्यूज़पेपर बेचने का काम है, पहली बात, क्या मेरा न्यूज़पेपर बेचने का काम है। आपके पास ऑप्शन क्या है, सेल्स अकाउंट, मिसलेनियस इनकम अकाउंट, गुड्स अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो क्या मेरा यहां पे न्यूज़पेपर बेचने का काम है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां तो कह रहा है कि पुराने न्यूज़पेपर बेच रहे हो। अगर न्यूज़पेपर बेचने का काम होता तो आप नए न्यूज़पेपर बेचते, पुराने थोड़ी कोई खरीदेगा। तो आपने अगर ओल्ड न्यूज़पेपर खरीदा तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो आप अपने घरों में ऑफिस में देखते होंगे कि पुराने जब रद्दी में इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उसको पेपर के भाव पे दे देते हो कबाड़ी वाले को। तो आपने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, तो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचोगे तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। 2 जा क्या रहा है, तो कुछ रद्दी जा रहे हैं जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि जब आपने न्यूज़पेपर खरीदा होगा तो आपने उसको क्या दिखाया होगा, आपने उसको दिखाया होगा स्टेशनरी एक्सपेंस या फिर पीरियोडिकल एक्सपेंस, मतलब एक खर्चा माना होगा। अब ये रद्दी जो आपको मिल रहा है ना, रद्दी से जो भी पैसा मिल रहा है वो एक प्रकार से आपकी एक एडिशनल इनकम है जो कि मिसलेनियस नेचर की है। मिसलेनियस नेचर क्यों होगा, क्योंकि सर ये क्या ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच के क्या आप अपना ऑफिस चलाते हो, नहीं। क्या आपका घर बार चलता है, नहीं। क्या आपकी दुकान चलती है, नहीं। क्या आपका बिजनेस चलता है, नहीं। ये तो कुछ चुटपुट चीजें हैं जो आगे पीछे बेच दिया, कुछ 100-50 रुपए आ जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत चाय पार्टी हमारे ऑफिस का चल जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का मिसलेनियस नेचर का फायदा है, कोई आइडेंटिफाइड फायदा नहीं है। आपने कोई फर्नीचर नहीं बेचा, आपने कोई और ऐसी मटेरियल चीज नहीं बेची जिसको अपने बुक्स में अलग से रिकॉर्ड करके रखा था, आपने कुछ रद्दी बेचा, कुछ कबाड़ बेचा अपने ऑफिस का। तो इस टाइप का रद्दी और कबाड़ जो बेचते हो वो आपका इनकम तो है, लेकिन इनकम कैसा है, ये मिसलेनियस नेचर का इनकम है। तो उस केस में आप क्या बोलते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। आपका फायदा हुआ है और उस फायदे की कोई कैटेगरी एज सच नहीं है, तो उसको हम मिसलेनियस हेड में डाल देते हैं जिसमें कि छोटी मोटी चीजें आया करती हैं। तो इस केस में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। आपसे पूछ रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, तो आप बोलोगे मिसलेनियस इनकम अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जिसमें आप डील किया करते हो, ये आपके लिए मिसलेनियस आइटम है। गुड्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुड्स अकाउंट तो कोई होता ही नहीं है। गुड्स की जगह पे हमेशा या तो परचेस अकाउंट होता है या तो सेल्स अकाउंट होता है, तो गुड्स अकाउंट का तो सवाल ही नहीं उठता। कैश अकाउंट यूज तो होगा लेकिन वो डेबिट होगा, और आपसे पूछा गया है क्रेडिट किसको करना है, तो क्रेडिट आप किसको करोगे, मिसलेनियस इनकम अकाउंट को। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट will be the amount of capital in opening entry if the following balances appears in the books of SK Sons। कह रहा है ये बैलेंसेस कुछ अपीयर हुए हैं, आपको बताना है कि कैपिटल का अमाउंट क्या होगा ओपनिंग एंट्री के लिए। तो हमें पता है ओपनिंग एंट्री में हम क्या करते हैं, हम सारे एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, कैपिटल का अकाउंट निकल के आ जाता है। ये बेसिक रूल है। अगर आपको कैपिटल नहीं पता, आपको एसेट्स पता है, आपको लायबिलिटीज पता है, तो एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस, जो बचा वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल। तो ये सारे एसेट्स दिए हुए, आपको ये सारे एसेट्स यहां पे जोड़ने पड़ेंगे और इन लायबिलिटीज को उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आइए कर लेते हैं। कैश इन हैंड कितना है, 430। कैश एट बैंक क्या है, 2675। डेटर्स कितना है आपका, 7495। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 9000, और ये कितना है, 6000। अब इसको जैसे मर्जी आप जोड़ना चाहे, मैं तो सिंपली जोड़ता हूं इसको इस तरीके से कि 9 और 6 कितना हो गया आपका, 15000। और इसको जोड़ोगे तो इसका आप किस तरीके से जोड़ सकते हो, तो आप मैथमेटिकल बेसिक तरीके से जोड़ लो, या जिसकी मैथमेटिक्स शार्प हो वो अपने और किसी अंदाज में जोड़ सकता है। मैं फिलहाल बेसिक तरीके से जोड़ रहा हूं। तो ये हो गया 10, 0 कैरी गया 1, 3 1 4, या 1 9 1 10 कर दो और 7 3 10 कर दो, 10 10 हो गया 20, 0 फिर कैरी गया 2, 4 2 6, 4 10, 4 14 का 4, फिर कैरी गया 1, 7 2 9 1 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10,400। क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही ऐड कर रहा हूं, एक बार फिर से आप श्योर कर लें, क्योंकि थोड़ी सी मेरी मैथमेटिक्स आप कह सकते हो वीक है। अकाउंट्स ठीक ठाक है, अकाउंट में दिक्कत नहीं है, बट मैथमेटिक्स का जब सवाल उठता है तो मैं थोड़ा सा कमजोर यहां पे पड़ जाता हूं। तो बताइए क्या मैंने सही लिखा है, ये जो मैंने ऐड किया है क्या मैंने सही ऐड किया, एक बार फिर से देखें। 10 का 0, फिर कैरी गया 1, 3 1 4, 7 4 11 9 19 का 20, 1920, 0 2 4 2 6, 6 12 और 4 16। ओके, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर आप अकाउंट सिखाने तो आ गए, मैथमेटिक्स ही नहीं पड़ी आपकी। चलिए जी, ऐसी गलतियां हो जाती कभी कभी। तो 10,600 होगा टोटल। ठीक है सर, ये तो क्या हो गया, 10,600 और ये 15,000, तो कुल मिला के आपका जो एसेट हुआ वो कितने का हुआ, 15,600 का। और लाइबिलिटी में सिर्फ एक था, कितना, 5,600। ठीक है, इसको लेस करेंगे तो बहुत ही सिंपल। अब मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो गई, कितनी है, 20,000 रुपए। तो आपका जो कैपिटल है वो कितना निकल के आएगा, 20,000 रुपए। ऑप्शन में देखो तो 20,000 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है पहले नंबर पे। तो आपका आंसर हो जाएगा दिस।
ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री में हम कैपिटल इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि सारे एसेट्स को आप डेबिट कर देते हो, लायबिलिटी में एक दिया हुआ तो उसको आप क्रेडिट कर देते हो, जो बच जाता बैलेंस शीट फिगर वो क्या कहलाता है आपका कैपिटल। यहां फिलहाल आपको एंट्री करने नहीं कहा गया, आपको फाइंड आउट करने कहा गया। हमने प्लस के सारे एसेट्स को और लायबिलिटी को माइनस कर दिया, जो डिफरेंस निकल के आया वो आपका क्या कहलाएगा कैपिटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन, लास्ट करते हैं फिर ब्रेक लेंगे, फिर बाकी पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। मोहन जो डेटर है, फ्रॉम होम एन अमाउंट वाज ड्यू, डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड पेड ओनली 60 पैसा इन अ रूपी, मतलब 1 रुपए में 60 पैसा यहां पे पे करने की बात की गई। टोटल बेड डेट फ्रॉम हिम वर रिटर्न ऑफ कितना 7200। व्हाट वाज द अमाउंट एक्चुअली ड्यू फ्रॉम मोहन, कह रहा है एक्चुअल अमाउंट कितना ड्यू था मोहन से, वो आपको यहां पे बताना है। ठीक है, तो देखो आपको इसको ऐसे समझना होता है कि आपसे क्या कहा जा रहा है कि 1 रुपये में कितना रिसीव होगा 60 पैसा, मतलब कि किसी ने अगर 10,000 रुपए लिए थे तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि भैया 6,000 तुमको देंगे, बाकी तुम्हारा क्या हो गया बेड डेट, बाकी जो 4,000 वो कितने क्या हो गया आपका बेड डेट। तो इस सेंस में इसको लिखा जाता है, जब कोई इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहा जा रहा है पेड ओनली 60 पैसा इन अ रूपी, मतलब जिसका 1 रुपए उसको 60 पैसा दे दो, जिसके 100 रुपए उसको 60 रुपए दे दो, जिसके 1,000 रुपए उसको 600 रुपए दे दो, जिसके 10,000 रुपए उसको 6,000 रुपए दे दो। वेरी सिंपल। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में लेके आओ तो 100% में से आपको कितना परसेंट मिलेगा 60% मिलेगा, और डूब कितना रहा है 40%, डूब कितना रहा है 40% आपका बेड डेट हो रहा है। अब आपसे कह रहा है टोटल बेड डेट फ्रॉम हिम वो रिटर्न ऑफ 7,200, कह रहा है बेड डेट जो है वो अपने को पता है, बेड डेट कितना है इस सवाल के अंदर 7,200। आपसे कह रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट एक्चुअली ड्यू फ्रॉम मोहन, आपसे कह रहा है कि अमाउंट कितना लेना था मोहन से ये बताओ। बेड डेट हमने बता दिया, मतलब उसने 40% बता दिया, आपसे कह रहा है 100% बताओ, तो आप क्या बोलोगे 7,200 डिवाइड में 40 इंटू में 100, सिंपल। 40% पता है, 100% आपसे निकालने के लिए कह रहा है कितना ड्यू था, तो इसको आप सॉल्व करोगे आप आराम से निकाल पाओगे कितना 18,000 रुपए। ठीक है, जिसकी मैथमेटिक्स ठीक है वो थोड़ा शार्प तेजी से कर लेंगे, अदरवाइज आप सिंपली इसको काट पीट के भी कर सकते हो। तो आपका कितना कैलकुलेट आएगा 18,000 रुपए। इसको सवाल ये ऐसे भी पूछ सकता था जहां ये बोलता कि भैया ये राइट ऑफ कर दिया गया, तुम ये बताओ कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो आप क्या बोलते कि 7,200 जो है वो राइट ऑफ किया गया विच इज व्हाट 40%, तो आपको बताना 60 कितना, तो आप ये निकाल लेंगे इसके अंदर से कितना आएगा आपका 10,800। ठीक है, तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। बेसिकली 18 का टेबल बन रहा है, तो 18 इंटू 4 72 और 18 इंटू 10 आपका आएगा 180 और 18 इंटू 6 आएगा आपका 108। तो आप जिस तरीके से जो भी आपकी मैथमेटिक्स का लेवल है उस अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया, शॉर्टकट बता दिया, यू चूज वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू। 25 करने का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम रिमेनिंग पार्ट्स को।